हेलो मेरे छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो आशा करते हैं मेरे सभी छोटे भाई बहन नंबर से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में एकदम तरीके से व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और बायोलॉजी के अंदर यानी कि हमारी जीव विज्ञान के अंदर मैंने 95 मार्क्स यानी कि 95 नंबर स्कोर किया है। तो आप लोगों की भारी डिमांड आ रही थी कि भैया बायोलॉजी की क्लास लेके आओ, तो आज ये बायोलॉजी की एक संपूर्ण क्लास है जिसके अंदर हम लोग वेरी शॉर्ट वाले और शॉर्ट वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो 2020 से लेकर 2025 के बीच में आए हैं और 2026 में आने वाले हैं। तो उन क्वेश्चन का तबाही वाली क्लास में लेके आया हूं, उन क्वेश्चंस का महासंग्राम लेके आया हूं और आपको बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर दूंगा सारे क्वेश्चंस को। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरा छोटा भाई बहन नया आया है प्लीज सब्सक्राइब करो इस चैनल को। आपको पूरी बोर्ड 2026 की कंप्लीट तैयारी एकदम टॉपर स्टाइल में यहां पर कराई जाएगी और पूरा 100% पेपर फंसाने का मैं दावा करता हूं और वादा करता हूं। आइए डिस्कस करता हूं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, उसके बाद वंशागति का आणविक आधार, उसके बाद विकास चैप्टर और उसके बाद हम मानव स्वास्थ्य व रोग को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, फिर जीव और समष्टियां, पारितंत्र, जैव विविधता एवं संरक्षण। तो इन 13 चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे और हमारी कक्षा 12वीं की संपूर्ण बायोलॉजी के अंदर केवल 13 चैप्टर्स ही हैं और हमें 13 चैप्टर पढ़ के हम 70 नंबर स्कोर कर पाएंगे, 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करेंगे और हमारे 30 नंबर प्रैक्टिकल के हो जाएंगे जिससे हमें 100 में 100 नंबर का वादा हम आपका पक्का करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो डिस्कस करने वाला हूं हमारे क्वेश्चंस। मैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो बोर्ड 2026 में छपने वाले हैं, यानी कि आने वाले 2026 में प्रश्न के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। आइए डिस्कस करूं पहला नंबर क्वेश्चन। मेरा पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किसने की थी, और ये 2009 और 2012 से लगातार आ रहा है। डॉट 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 का मतलब है कि ये 2020 से लेकर 2025 के बीच में हर साल आया है। तो ये हर साल क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन होते हैं कि द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किसने की। तो इसका उत्तर होगा एस.जी. नवास्टिन। जो एस.जी. नवास्टिन है वो हमारे वैज्ञानिक हैं और इन्होंने द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज की थी, याद रखना इस चीज को। उसके बाद क्या होता है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 250 पराग मात्र कोशिकाओं में से कितने परागकण बनेंगे, यानी कि पॉलन ग्रेन्स कितने बनेंगे। हमारे पास 250 पराग मात्र कोशिकाएं हैं और उनसे हमें परागकण बनाने हैं। तो सिंपल तरीके से याद रखना, जितनी हमें पराग मात्र कोशिकाएं दी जाएं उनमें 4 का गुणा कर दो। अगर हमारे पास 200 हैं तो 4 का गुणा करके हम 800 बना लेंगे। अगर मेरे पास 100 हैं तो 4 का गुणा करके हम 400 बना लेंगे। लेकिन प्रश्न में हमें 250 दिया गया है तो इसमें हम 4 का गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो 250 पराग मात्र कोशिकाओं से 1000 परागकण बनेंगे क्योंकि इसमें हम 4 का गुणा कर देते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास 1000 परागकण बनेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों के लैंगिक अंग क्या है, कि पुष्पी पादपों के लैंगिक अंग क्या होते हैं। हमने एक पुष्प देखा था, उसमें होता है पुमंग, जायांग, बाह्यदल, दल, ये सब चीजें होती हैं। तो इसमें लैंगिक अंग क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है 2012 से लगातार आता जा रहा है और 2025 तक आया है क्वेश्चन। तो 2026 में आने के लायक क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन्हीं को बोलते हैं। क्या होता है पुमंग और जायांग। पुमंग और जायांग ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास पुष्प के लैंगिक अंग होते हैं। कौन? पुमंग और जायांग, याद रखना इस चीज को। उसके बाद भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। 2014 से ये लगातार क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। तो इसके पिता कौन है कि पंचानन माहेश्वरी जी हैं। कौन है? पी माहेश्वरी या पंचानन माहेश्वरी हैं। क्वेश्चंस को तैयार रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन आते हैं, 1-1 नंबर में यही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बहुभ्रूणता क्या है, इसके खोजकर्ता का नाम लिखिए। तो बहु मतलब बहुत सारी, भ्रूणता का मतलब भ्रूण, भ्रूण का मतलब क्या होता है एम्ब्रियो, मतलब कोई बीज का एक छोटा सा एम्ब्रियो डेवलप जो होता है और भ्रूण ही विकसित होकर बीज बनाता है। तो भ्रूण क्या होता है, एक बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूणों की उपस्थिति बहुभ्रूणता कहलाती। बहु मतलब बहुत सारे और भ्रूणता मतलब भ्रूण। तो एक बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूणों की उपस्थिति बहुभ्रूणता कहलाती है। इसकी खोज एंटी वेन ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो बहुभ्रूणता क्या है कि एक बीज में
एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति बहुभ्रूणता कहलाती है। इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की, यानी कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मैं बात करता हूं अपने आगे वाले प्रश्नों की तरफ। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी कि 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर केवल वही प्रश्न लिए गए हैं जो जीव विज्ञान के सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और 2026 में टॉपर बनाने के लिए यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न आते हैं और आएंगे आपके 2026 में। अब बात करूंगा 6वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वृषण के 2 कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी कि हमें टेस्टिस के 2 काम बताने हैं। कौन कौन से काम है? पहला कार्य जो होता है वो होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना और दूसरा जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करना। तो वृषण के 2 कार्य कौन से हो गए? पहला होगा शुक्राणुओं का निर्माण और दूसरा हो गया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करना। ठीक है, उसके बाद हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि सर्टोली कोशिकाओं का कार्य लिखिए। हमारे पास क्या होती है? हमारे पास सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, हमारे पास लीडिक कोशिकाएं होती हैं। तो इनका काम जरूर आप लोग याद रखना। सबसे पहले हमारे पास सर्टोली कोशिका, तो सर्टोली कोशिका का काम क्या होता है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, मतलब शुक्राणुओं को न्यूट्रिशन देना, खाना पीना देना, हमारे पास सर्टोली कोशिकाओं का काम होता है। अगर मैं बात करूं लीडिक कोशिकाओं की, तो लीडिक कोशिकाएं क्या करती हैं? लीडिक कोशिकाएं हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावण करती हैं और सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण देती हैं, उनको खाना पीना देती हैं, याद रखना। उसके बाद क्या है कि एमटीपी का पूरा नाम लिखिए। मेरे पास 8th नंबर क्वेश्चन है कि एमटीपी का पूरा नाम लिखिए। क्या होता है एमटीपी? तो एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बारे में मैं आपको वन शॉट के अंदर बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो उसकी चिंता मत करना। 1 सितंबर से आपकी वन शॉट सीरीज आ रही है जिसमें आपको कंप्लीट 13 चैप्टर ऑफ बायोलॉजी बिल्कुल सिंपल और सिंपल शब्दों में आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगा, और वो भी टॉपर स्टार पॉइंट्स के साथ, यानी कि बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कराऊंगा, जिसमें आपको मजा ही आ जाएगा क्लास के अंदर। उसके बाद हमारा कुछ 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानवों में निषेचन कहां पर होता है, यानी कि मानवों में, ह्यूमन बींग्स में निषेचन कहां पर होता है? तो वो होता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला एरिया में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में, याद रखना। उसके बाद अंडोत्सर्ग को कौन से हार्मोन प्रेरित करते हैं? तो अंडोत्सर्ग जो होता है हमारे पास, ओव्यूलेशन जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन जो हमारा ओव्यूलेशन होता है, उसको कौन से हार्मोन्स स्टिमुलेट करते हैं, कौन से हार्मोन्स प्रेरित करते हैं? तो उसको करता है एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा होता है एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसमें 2 हार्मोन काम करते हैं। पहला जो होता है वो एलएच होता है यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा होता है एफएसएच, इनका फुल फॉर्म भी याद रखना, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, मजा आ रहा होगा। क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताना। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने जीवन में अप्लाई करता हूं, और जो बताते हो वही क्लास में लेके आता हूं। तो एक बार जरूर एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर करना। अब मैं बढ़ता हूं अपने आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। लो मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ 11 से लेकर 15 नंबर तक के क्वेश्चंस। मैं दोबारा से बता दूं, ये वही क्वेश्चन है, मैं चैप्टर वाइज लेके चल रहा हूं। अभी मैंने आपको 5 कराए पुष्पी पातकों में लैंगिक जनन के, 5 कराए मानव जनन के, अब 5 करा रहा हूं मैं जनन स्वास्थ्य के। मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूं 5-5 क्वेश्चंस, तो सभी क्वेश्चंस को तैयार करना है आपको, ठीक है। तो हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है कि मानवों में लैंगिक जनन की इकाई का नाम बताइए। तो हमारे जो हम ह्यूमन बींग्स में हमारे लैंगिक जनन की इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? शुक्राणु व अंडाणु, यानी कि हमारे पास स्पर्म और ओवम होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है कि 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। मतलब हमें 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखने हैं। तो कौन कौन से हैं? मेरे पास एक है सिफिलिस, मेरे पास दूसरा है गुनेरिया, मेरे पास एक होता है एचआईवी। तो ये सभी एड्स जिसको बोलते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं? सभी यौन संचारित रोग होते हैं, ठीक है। अब बात करूंगा 13 नंबर क्वेश्चन पर। ये क्या है कि प्रथम परखनली शिशु का नाम बताइए। जो हमारे पास फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था, उसका नाम हमें बताना है कि क्या नाम है उसका। उसका नाम है लुइस जॉय ब्राउन। क्या नाम है उसका? लुइस जॉय ब्राउन हमारा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि आईवीएफ का पूरा नाम क्या होता है।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? याद रखना आप लोग, ये फुल फॉर्म आने के लायक है। तो आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब बात करूंगा 15 नंबर क्वेश्चन कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहलाता है? डोमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डोमोग्राफी कहलाता है और जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये सभी बेहतरीन से अमेजिंग क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हो तो एक लाइक जरूर कर देना। और हां, अब बढ़ता हूं मैं आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारे आगे वाले बायोलॉजी के क्वेश्चंस, यानी कि 16 से लेकर 20 तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तबाह करने वाला हूं। आइए देखता हूं। सबसे पहले आनुवांशिकी के जनक के नाम लिखिए। मतलब आनुवांशिकी का जनक कौन है? मतलब हमारे पास जो जेनेटिक्स है उसके फादर कौन है? तो हमारे पास आनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल जी, जिनके बारे में हमने कक्षा 10वीं में भी पढ़ा था कि उन्होंने हमें 3 नियम दिए थे। सबसे पहले प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवियोजन का नियम। तो मेंडल हमारे आनुवांशिकी के जनक हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, मटर पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, और उस पुष्प का नाम बताइए जिसमें अपूर्ण प्रभाविता होती है। तो 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि उस फूल का नाम बताइए जिसके अंदर अपूर्ण प्रभाविता होती है। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है भैया? अपूर्ण प्रभाविता का मतलब होता है, देखो, एक होता है प्रभावी जीन और एक होता है अप्रभावी जीन। जो प्रभावी जीन होता है वो अप्रभावी पर हावी हो जाता है, जिससे प्रभावी के लक्षण आ जाते हैं। तो उसी तरीके से जब प्रभावी पूरी तरीके से हावी नहीं हो पाता है, वो आधे तरीके से होता है या पूर्ण रूप से नहीं होता है, उसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। यानी कि मेरे पास एक सफेद फूल है और मेरे पास एक लाल फूल है, मेरे पास सफेद फूल है और मेरे पास लाल फूल है। आपस में मैंने दोनों को क्रॉस कराया तो उससे हमें ना ही सफेद फूल मिला और ना ही लाल फूल मिला, उससे हमें गुलाबी रंग का फूल मिला। यही होती है अपूर्ण प्रभाविता। और ये जिस पौधे में मिलती है उस पौधे का नाम होता है मिराबिलस जलापा। क्या है उस पौधे का नाम? वो उस पौधे का नाम, उस फूल का नाम क्या है? मिराबिलस जलापा। ठीक है, घातक जीन का एक उदाहरण दीजिए। मेरे पास क्वेश्चन है कि ये घातक जीन जो होता है, जो हमारे पास फैटल जीन होता है, उसका एग्जाम्पल हमें देना है। तो उसका उदाहरण क्या होगा? उसका उदाहरण होगा क्या होगा? सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया जो होगा वो हमारे पास घातक जीन का एक बेहतर उदाहरण होगा। याद रखना और उदाहरणों को बिल्कुल अच्छे से तैयार रखना। हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया? तो वंशागति का आणविक, जो वंशागति में विविधता के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से है कि वंशागति का गुणसूत्रीवाद किसने दिया या वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया है वाल्टर सटन और टी बोवेरी ने। किसने दिया? वाल्टर सटन और टी बोवेरी। टी बोवेरी का मतलब थियोडोर बोवेरी ने दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर स्टार मार्क लगा देता हूं ताकि आप लोग इसको भूलो नहीं। इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। अगर आप लोग नहीं लिख रहे हो तो स्क्रीनशॉट करते हुए चलना, ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को एग्जाम आने तक तैयार जरूर कर लेना। उसके बाद वंशागति की इकाई क्या होती है? वंशागति का मतलब क्या होता है कि ऐसे लक्षण कि जिनसे हमारे पापा से हमारे अंदर आते हैं, हमारे दादा से पापा के अंदर, पापा से हमारे अंदर, मतलब ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में स्थानांतरित होते हैं, उनको बोलते हैं वंशागत। तो वंशागति का मतलब होता है ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहे हैं। अब पीढ़ी में तो आ रहे हैं, लेकिन कैसे आ रहे हैं, कौन लेके आ रहा है? तो वो होता है डीएनए। डीएनए के थ्रू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण आते हैं। लेकिन इसकी इकाई पूछी गई है। डीएनए की इकाई क्या होती है? डीएनए की इकाई होती है जीन्स। जीन जो होता है हमारा डीएनए की इकाई होती है। अगर डीएनए की इकाई है तो इसका मतलब वंशागति की इकाई है। क्वेश्चन आ जाए कि वंशागति की आणविक इकाई क्या है? तो वंशागति की इकाई, सबसे छोटी इकाई जीन होती है, याद रखना। उसके बाद वंशागति शब्द का, ये जो हमारा जीन शब्द का यूज किसने किया? तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। जीन शब्द का उपयोग हमें सबसे पहले जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। तो आशा करते हैं आपको 20 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझ में आए होंगे। क्लास में मजा आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना। मैं बढ़ता हूं आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ आगे वाले क्वेश्चंस। मैं सभी क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहा हूं, यानी कि मैं बिल्कुल सीक्वेंस में लेके चल रहा हूं। हर चैप्टर के 5 से 7 क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं 21 से लेकर 25 तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक लाइक
जरूर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कमेंट बॉक्स में। अब बात करता हूं 21 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है कि डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया, यानी कि डीएनए जो होता है वो हमारा डबल हेलिक्स होता है, तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो इसका जो उत्तर होगा वो आप याद रखना, वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं आनुवांशिक कूट की खोज किसने की थी। जो आनुवांशिक कूट होता है, जो हमारे पास जेनेटिक्स कोड होते हैं, हमारे पास जो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है उसमें हमारे पास जेनेटिक कोड्स होते हैं, तो आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड की खोज किसने की, तो खोज किसने की थी? नीरेनबर्ग और मेथाई ने। याद रखना, ऐसे एज क्वेश्चन आएंगे, सेम क्वेश्चन आएंगे और इनको आप एग्जाम तक तैयार कर लो, आप इनका स्क्रीनशॉट कर लो और नोट डाउन कर लो, मेरी बात मान लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना तो आप नोट डाउन कर लो इनको, ठीक है। नीरेनबर्ग तथा मेथाई ने की थी, याद रखना। उसके बाद प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है? जैसे कि प्रकृति चयन करती है, मेरे पास बहुत सारे जीव रहते हैं, तो बहुत सारे जीव हमेशा जिंदा नहीं बन पाते, कोई बड़ा जीव है छोटे जीव को खा लेगा, जैसे कि लोमड़ी और शेर है। एक तालाब है हमारे पास, मतलब एग्ज्यूम करो, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या कहता है कि मेरे पास एक तालाब है और तालाब में पानी भरा हुआ है, वहां पर लोमड़ी भी आती है और शेर भी आता है और दोनों के पानी पीने का समय एक ही है, तो लोमड़ी जो है वो शेर लोमड़ी को खा लेगा, यानी कि प्रकृति ने शेर का चयन किया, लोमड़ी का चयन नहीं किया। जो प्रकृति होती है वो जीव का चयन करती है, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, याद रखना। और ये डार्विन ने प्रस्तुत किया था। डार्विन वही हमारे डार्विन, जो लैमार्क और डार्विन है वही डार्विन है हमारे, ठीक है। उसके बाद उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? जो हमारे पास उत्परिवर्तन होता है, क्या होता है उत्परिवर्तन? मतलब हमारे पास डीएनए होता है, मेरी कोशिकाओं के अंदर क्या है? केंद्रक, और केंद्रक के अंदर होता है डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में पर्यावरण के अनुसार, जैसे हमारे यहाँ सर्दी हो रही है, उसके बाद गर्मी हो जाएगी, उसके बाद बरसात आएगी, मतलब पर्यावरण में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है और पर्यावरण में परिवर्तन होने के कारण डीएनए आरएनए में कुछ चेंजेस होंगे, उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी? बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना, ह्यूगो डी व्रीज ने की थी। ह्यूगो डी व्रीज हमारे वैज्ञानिक हैं, इन्होंने उत्परिवर्तन की खोज की। उत्परिवर्तन के प्रकार आपको पता होने चाहिए, कायिक उत्परिवर्तन, अलिंगी उत्परिवर्तन, ये सभी आपके एग्जाम्स में आते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टैनले मिलर ने किस गैसों का उपयोग किया था? जो स्टैनले मिलर थे उन्होंने एक चिंगारी वाला उपयोग किया था, एक बहुत अच्छा अनुप्रयोग किया था। इसमें इन्होंने क्या किया था? इसमें इन्होंने कौन सी गैसेस ली थी? इसमें उन्होंने मीथेन गैस ली थी, अमोनिया गैस, हाइड्रोजन गैस ली थी, अमोनिया गैस ली थी। इनको इन्होंने 2:1:2 में, यानी कि 2:1:2 में लिया था और इसमें इन्होंने मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया गैस को लिया था। याद रखना इस चीज को। जो हमारे पास क्वेश्चंस जो मैं यहां पर करा रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे 100% आने के चांसेस रखते हैं। अब मैं बात करूंगा अपने आगे वाले क्वेश्चंस पर, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट कर लो या फिर लिख लो कहीं पर, छोटे भाई बहन। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ बचे हुए क्वेश्चंस। मैं सच बता रहा हूं, मैं बहुत शिद्दत और मेहनत के साथ बहुत 2-3 घंटों से लगातार पढ़ा रहा हूं, लेकिन व्हाइट बोर्ड होने के कारण यहां पर क्लासेस को उस समय तक मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं। लेकिन हां, आपका अगर प्यार और सपोर्ट रहेगा तो यहां स्मार्ट बोर्ड जरूर आएगा। और हां, मैं बता दूं आप लोगों को कि आज मैं 2 नंबर वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि भैया मुझे 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी कराओ, तो आपको मैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा और बायोलॉजी को पढ़ाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, समझाऊंगा और जो जो क्वेश्चन बता दूंगा बोर्ड एग्जामिनेशन में वहीं से आएंगे। अब बात करता हूं मैं 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया रोग। आप मलेरिया के बारे में जानते होंगे, मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। किस मच्छर से? मादा एनाफिलीज मच्छर से, नर से नहीं। देखो, नर मच्छर जो होता है कभी नहीं काटता, केवल और केवल मादा मच्छर यानी कि फीमेल मॉस्किटो हमेशा बाइट करती है। तो क्या होता है, फीमेल मॉस्किटो कौन सी? फीमेल एनाफिलीज। उससे में क्या होता है, उसके लार में, उसके सलाइवा में क्या होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से क्या फैलता है हमारे पास? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से हमारे पास फैलता है मलेरिया रोग। तो मलेरिया किससे होता है? मच्छर से होता है। और किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, याद रखना। उसके बाद क्या होता है मेरे पास? मनुष्य में वायरस के द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। मतलब ऐसे 2 हमें रोग बताने हैं जो हमारे अंदर होते हैं और वो भी वायरस से होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरे पास? सबसे पहले जुखाम। तो जुखाम क्या
होता है, जुकाम हमारे पास वायरस से होता है। उसके बाद खांसी, तो खांसी जो होती है वो भी वायरस से होती है। जुकाम खांसी वायरस से होती है। और याद रखना, अगर हमें वायरस से इन्फेक्शन हो रहा है तो वहां हम एंटीबायोटिक्स नहीं लेंगे। देखो, जुकाम और खांसी किससे होती है? वायरस से होती है। अगर वायरस से हो रही है तो हम एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं करेंगे। एंटीबायोटिक्स हमेशा कहां यूज करते हैं? बैक्टीरिया वाली बीमारी में, याद रखना इस चीज को। उसके बाद एड्स का पूरा नाम क्या होता है? तो एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स किसके द्वारा फैलता है? तो ये एचआईवी वायरस के थ्रू फैलता है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है यार, थोड़ा मिस्टेक, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो अब अगर 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि टाइफाइड किस जीव से फैलता है? तो टाइफाइड किस जीव से फैलता है? टाइफाइड जो है वो सैल्मोनेला टाइफी से फैलता है। किससे? सैल्मोनेला टाइफी से। उसके बाद प्रथम एंटीबायोटिक्स का नाम लिखिए, तो ये कौन सी है? पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन हमारी होती है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाई गई है और ये हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है, याद रखना। आशा करते हैं आपको आज की क्लास जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, मजेदार लगी होगी और आपको बहुत मजा आया होगा क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना और एक सुंदर सुंदर से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करना। उसके बाद मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या आप ऐसी सीरीज केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी चाहते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताना।